गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए, अभी हम लोग आगे के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वैद्युत परिपथ। तो ये वैद्युत परिपथ का मतलब, जैसे हमने परिपथ तो वैसे भी बहुत सारे दे रखे हैं, और वैद्युत परिपथ पहले वो भी परिपथ हुआ करते थे। जैसे हम लोग सिंपल देखते थे कि ये प्रतिरोध लगा हुआ है और यहां से एक बैटरी लगा दी, ये भी परिपथ होते हैं। लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जटिल परिपथ की बात करने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सर्किट। जैसे ये तो सिंपल सर्किट हो गया, इसी में और ऐसे जोड़ दो, ये ऐसे करके यहाँ पे बैटरी लगा दो, यहाँ पे फिर प्रतिरोध लगा दो, हो सकता है यहाँ पे बैटरी लगा दो, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर ऐसे करके यहाँ बैटरी लगा के प्रतिरोध लगा दो, ऐसा कुछ। मतलब इसी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जो हमें सिंपली ओम के नियम से जो हम लोग निकाल लेते थे कि धारा गई V इक्वल्स IR लगा देते थे, तो उससे जब सिंपली सॉल्व ना हो तो ऐसे परिपथ होंगे। तो इन जटिल परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए। तो पहले उसको जैसे हिंदी में बोलते हैं किरखॉफ। किरखॉफ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, किरखॉफ और या किरचॉफ, तो दोनों हो सकता है नाम बेटा, तो इसलिए हम लोग दोनों नाम लिख देते हैं। इंग्लिश में किरचॉफ बोलते हैं, तो किरचॉफ का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। तो वैद्युत परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। वैद्युत परिपथ, जटिल वैद्युत परिपथ को हल करने के लिए, मतलब जटिल का मतलब अगर जटिल सॉल्व कर लोगे तो सिंपल सर्किट तो सॉल्व ही कर लोगे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जटिल परिपथ की। तो अगर जटिल परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम, इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं, प्रथम नियम। इसका दूसरा नाम है धारा का नियम। धारा का नियम, शॉर्टकट में इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा एक नाम और है संधि नियम, जंक्शन रूल। ये तीन नाम हो सकते हैं बेटा। तो इसका इंग्लिश में ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है KCL। अब इसके बाद द्वितीय नियम जो है उसको द्वितीय नियम भी बोलते हैं, या फिर वोल्टता का नियम बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसको पाश या फिर लूप, पाश या लूप का नियम, लूप या पाश का नियम भी बोलते हैं बेटा। तो इसके बाद आप देखिएगा, अगर ये हमने दो नियम किरचॉफ ने दिए, पहला नियम या प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि नियम, एक ही नाम है बेटा। और ये दूसरा क्या है, चाहे कह लो द्वितीय नियम, चाहे वोल्टा का नियम, चाहे पाश का नियम या लूप का नियम। तो पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं धारा का नियम या वो प्रथम नियम। तो ध्यान दीजिएगा, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर बेटा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे अलग अलग गांव से नाली आई है, उसको फाइनली एक नाले में जोड़ दिया गया। तो जो नाली आ रही है, नाली से जो पानी आ रहा है, वो फाइनली जितनी धारा आ रही है वही तो बड़े वाले नाले में जाएगी। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा तो जिस बिंदु पर मिलेगी, अगर एक को पॉजिटिव मान लो, एक को निगेटिव मान लो, तो जो संधि बिंदु होगा या जोड़ बिंदु होगा, संधि नियम भी तो बोलते हैं,
तो जो जोड़ बिंदु होगा या संधि बिंदु होगा वहां पे समस्त धारा का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यही नियम भी है बेटा, इसको देखने की कोशिश करिएगा। जैसे ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये ऐसे हमने तीसरा तार ले लिया, इसमें प्रतिरोध बना रहे हैं बेटा, ये चौथा तार है, ये पांचवा तार है। मान लीजिए इसमें धारा I1 आ रही है, इसमें भी I2 आ रही है, इसमें से I3 जा रही है, इसमें I4 आ रही है और I5 जा रही है। तो हम लोगों ने कन्वेंशन बनाया है, ये हमेशा के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो कन्वेंशन है ये हमेशा यही हम लोग लेंगे। लेने को आपकी सुविधा है, जो कन्वेंशन चिन्ह का जो आप नियम मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो कन्वेंशन बना रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि जो आने वाली धारा है उसे पॉजिटिव मानेंगे। आने वाली धारा को क्या मानेंगे बेटा, पॉजिटिव, और जाने वाली धारा को क्या मानेंगे, निगेटिव। तो देखिए ये हो गया संधि बिंदु। संधि बिंदु किसे कहते हैं बेटा, जैसे मान लो ये तार है, ऐसे गया, ये यहां से मुड़ गया, ये यहां से मुड़ गया, तो इसमें संधि कहीं भी नहीं है। देखो अगर मार्ग में कंफ्यूजन ना हो, देखो इधर घुमावदार भले से है लेकिन हम इधर से उधर चले गए, तो यहां ये संधि नहीं है कोई भी। अगर इसी में एक ब्रांच और खोल दी तो अब ये बिंदु संधि बिंदु कहलाएगा बेटा। यहां से एक ब्रांच और ओपन कर दी तो ये भी बिंदु संधि बिंदु कहलाएगा। यहां से एक ब्रांच और ओपन कर दी तो ये बिंदु संधि बिंदु नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वही तार है ना बेटा, आगे गया है। लेकिन अगर इसको एक एक्स्ट्रा वायर लगा दिए तो अब ये संधि बिंदु है। तो संधि बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि जहां दो या दो से अधिक, जहां बिंदु एक बिंदु पर मिलते हैं, जो दो से अधिक तार एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये तार गया, ये तार दूसरा तार जोड़ दिया तो उस संधि बिंदु नहीं है, लेकिन वहीं पे एक तीसरा तार और जोड़ दिया तो वो कौन सा बिंदु है, संधि बिंदु है बेटा। तो देखिएगा इसका मतलब है यहां पे ये है संधि बिंदु। कौन सा बिंदु, संधि बिंदु। अब संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धारा का अगर योग करेंगे तो शून्य होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां हम आने वाली धारा को पॉजिटिव तथा जाने वाली धारा को निगेटिव मानते हैं। तो देखिए आने वाली धारा मतलब संधि पे कौन आ रहा है, I1 आ रही है ना, तो प्लस I1 लीजिए। I2 भी आ रही है तो प्लस I2 लीजिए, और I3 जा रही है तो इसे माइनस I3 लीजिए, और फिर I4 भी आ रहा है तो इसे प्लस I4 लीजिए, और I5 जा रहा है तो इसका मतलब निगेटिव, तो माइनस I5 इक्वल 0, मतलब सिग्मा I इक्वल 0। संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। फिर से देख लीजिएगा बेटा, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए कि किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इक्वल 0। यहां आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ये हो गया बेटा। अब इसी पे एक बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे एक मिनट, क्वेश्चन आपके सामने हम बना रहे हैं। ये आपने इसको शुभ लाभ वाला बुक देखा होगा, इसी में एक ब्रांच और ओपन कर दी, इसी में एक ब्रांच और ओपन कर दी। यहां से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 4 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से 1 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से 7 एम्पियर की धारा आ रही है, 7 एम्पियर की धारा आ रही है, और यहां से फिर 8 एम्पियर की धारा जा रही है। तो यहां से कुछ x1, यहां पे कुछ x2 और यहां पे कुछ x3। तो x1, x2, x3 का मान ज्ञात कीजिए और दिशा भी आपको बतानी है।
अगर आएगी तो पॉजिटिव, जाएगी तो निगेटिव। अब इसको देखिएगा बेटा, अब इस बिंदु पर देखो, ये संधि बिंदु है, सारे संधि बिंदु ढूंढने की कोशिश करो। ये संधि बिंदु नहीं है क्योंकि ये एक हुआ है, मुड़ गया है बस। तो इधर देखिए 5 एम्पियर आई, उसमें से 4 एम्पियर इधर चली गई, तो टोटल 0 होना चाहिए। तो 5 आए तो 5 जानी भी चाहिए, तो इधर तो 4 ही जा रही है, तो इसका मतलब एक और जानी चाहिए। तो एक और जानी चाहिए का मतलब x1 का मान 1 एम्पियर हो गया। x1 का मान कितना हो गया बेटा? 1 एम्पियर। और ये क्या लेंगे? जाने वाले को निगेटिव लेंगे, आने वाले को पॉजिटिव और जाने वाले को निगेटिव। आने वाला पॉजिटिव और जाने वाली निगेटिव, ये हमने नियम बनाया है। अब इसके बाद देखिए फिर दूसरा संधि बिंदु देखिए, यहां पे 4 एम्पियर आया, 7 एम्पियर आया, तो टोटल 11 एम्पियर आया, उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो अभी 10 एम्पियर और जाना चाहिए। तो यहां पे ये 10 एम्पियर हो जाएगा। तो x2 का मान आपको मिल गया 10 एम्पियर और जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। अब इस संधि बिंदु के लिए देखिए 10 एम्पियर आया, उसमें से 8 एम्पियर चला गया, तो इसमें अभी भी 2 एम्पियर और जाएगा। तो x3 का मान मिल गया 2 एम्पियर और दिशा आपको पता ही चल गई, जा रही है तो क्या होगा? निगेटिव। तो इस तरह से आपने x1, x2, x3 का मान फाइंड कर लिया। तो इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट नियम आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ की ओर मूव कर रहे हैं बेटा। वीडियो पॉज करिएगा, जल्दी से इसे नोट करिएगा। और परिभाषा में इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम इंग्लिश में केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल का फुल फॉर्म क्या है बेटा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर पाश या लूप का नियम। ये हो गया अगला। अब इसमें देखिएगा, जैसे किसी भी बंद पाश में, अब ये पहली बात ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम बेटा किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब देखिएगा, किसी भी बंद पाश या लूप में, अब बंद पाश किसको कहते हैं बेटा? जैसे ये देखिए, ये प्रतिरोध है, यहां पे एक सेल लगा दिया, अब ये बंद हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? बंद पाश या लूप। क्या कहेंगे बेटा? बंद पाश या लूप। अब इसमें चाहो तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हो, एक सेल और लगा दो। ये R1 प्रतिरोध है, ये E1 EMF है, E2 EMF है, R2 प्रतिरोध है, और चाहो तो और लगा दो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दो, ये जुड़ा हुआ है, ये R3 प्रतिरोध है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे बंद पाश या लूप का मतलब जो कंप्लीट बंद हो, तो इसमें कितने बंद पाश हैं इसको समझने की कोशिश करना बेटा। ये देखो एक बंद पाश ये है ना, नाम दे देते हैं ABCDEF। तो देखो हम कह रहे हैं बंद पाश कौन सा है? ABCFA। ये अच्छा, जिस अक्षर से शुरू करोगे उसी अक्षर तक जाओगे तभी ये बंद पाश कहलाएगा। देखो ABCFA। अब इसमें आपको सुविधा दी है कि आप चाहे तो ऐसे चले, ये क्लॉकवाइज हो गया, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। BAFCB एक बंद पाश हो गया, ऐसे ही ये भी तो एक बंद पाश है बेटा। तो CFEDC कहीं से शुरू कर लो, F से शुरू कर लो, FEDC
EDCF, तो ये दूसरा बंद पाश है। देखिएगा, एक बंद पाश, ये दूसरा बंद पाश, और ये बड़ा वाला एक तीसरा बंद पाश भी है हमारे पास। तो इस सर्किट में जो आपके सामने प्रदर्शित किया गया, इसमें 3 बंद पाश हैं बेटा। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कितने बंद पाश हैं। तो देखिएगा, किसी बंद पाश या लूप में जो समस्त बोल्टताओं, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो समस्त बोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। किसी बंद पाश या लूप में समस्त बोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा अभी समझने के बाद आएगा, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे इसको 0 कर रहे हैं हम। या फिर इसी को कह लीजिए सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। ये सिग्मा IR क्या है बेटा? विभव पतन है। ये क्या है? विभव पतन है। V बराबर IR ही तो होता है, तो ये V ही तो है एक्चुअल में। तो समझने की कोशिश करो, किसी बंद परिपथ में किसी भी सेल से, किसी भी सेल का समस्त विद्युत वाहक बल, किसी भी बंद परिपथ में सेलों का समस्त विद्युत वाहक बल, उसमें होने वाले समस्त विभव पतन के योग के बराबर होता है। फिर से, किसी बंद पाश या लूप में किसी भी बंद पाश या लूप में समस्त विद्युत वाहक बलों का, सेलों के, ये किसका विद्युत वाहक बल होता है बेटा? सेलों का। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उसमें होने वाले विभव पतन के योग के बराबर होता है। उस सेल में होने वाले समस्त विभव पतन के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये भी है, बोलने का तरीका दोनों है, जो आपको पसंद आए। ये ज्यादा इजी है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। परिभाषा एक ही याद रखें, 2 याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए बता दिया है कि आपको कई जगह पे ये वाली परिभाषा लिखी हुई मिलेगी और कई जगह पे ये वाली परिभाषा। हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। तो किसी बंद पाश या लूप में समस्त बोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। ये सबसे इजी परिभाषा है, तो इसी को याद करें। ये आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि कई जगह पे ये परिभाषा आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक बेटा, पहले शुरू कैसे करेंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम या पाश का नियम। तो किसी भी बंद पाश या लूप में समस्त बोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा V बराबर 0। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जरूर लिख दें या कोशिश करें इसी से शुरू ही कर लें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पाश या लूप में समस्त बोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। अब इसको देखिएगा, यहां से देखिएगा, ये एक ब्रांच बन गई। ये देखिए संधि बिंदु है और यहां एक संधि बिंदु ये है। तो यहां टोटल 2 ही संधि बिंदु है बेटा। तो अब परिपथ को हल करने का तरीका आपको बताते हैं। हल करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका, इसमें 2 तरीके हैं। ये कोई प्रतिरोध R है, इसमें धारा बह रही है A से B की ओर। बेटा हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही बहती है, ये ध्यान दीजिएगा। धारा किधर से किधर की ओर बहती है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और तुमने देखा कि धारा इधर जा रही है, तो A पक्का क्या होगा? उच्च, और B पक्का क्या होगा? निम्न। कैसे हमने ये गारंटी ली बेटा? क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो अब इसका विभव है VA, अब इसका विभव है VB। तो VA माइनस VB लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए VAB, दोनों चलेगा। तो V बराबर IR। तो ये क्या हो जाएगा? जब आप उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, मतलब ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस IR। ऐसे ही इधर से इधर चले बाई चांस, ध्यान दीजिएगा, धारा इधर बह रही है और आप परिपथ में इधर से आ रहे हैं ऐसे, मतलब VB माइनस VA अर्थात VBA। B से A की ओर आ रहा है, कम में से ज्यादा घटाओ, कम में से ज्यादा घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा, तो माइनस IR। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला नियम है। फिर से सुन लीजिएगा, ये उच्च विभव मान लो, ये निम्न विभव मान लो। कैसे पता चला उच्च और निम्न? धारा उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, तो पक्का ये उच्च होगा, ये निम्न होगा। तो अगर आप परिपथ में जा रहे हैं उच्च से निम्न की ओर, मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे।
और धारा के विपरीत आ रहे हैं परिपथ में तो उसे निगेटिव लेंगे। ये दिमाग में बिठाइएगा। ऐसे ही दूसरा नियम क्या है, सेलों के लिए है। बेटा इधर देखो, ये उच्च वोल्टता को प्रदर्शित करता है जो बड़ी वाली प्लेट है, और ये छोटी वाली प्लेट निम्न वोल्टता को। अब ए से बी तक तुमको जाना है। अगर ए से बी की ओर जा रहे हो, देखो ए से बी ऐसे परिपथ में इधर जा रहे हो तो वी ए बी हो जाएगा। ऐसे ए से बी मतलब उच्च से निम्न की ओर जा रहे हो तो प्लस ई लेंगे, और वी बी ए मतलब निम्न से उच्च की ओर आ रहे हो इधर, मतलब कम से ज्यादा की ओर आ रहे हैं तो माइनस ई लेंगे। तो ये आप एक बार इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा, इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपको पता है तो किरचॉफ का नियम लगाना बहुत आसान होगा। अब इस रूल को लिखा रहने देते हैं, एक बार आपको हम समझाते हैं। इस एक पाश लेते हैं, आपके पास 3 पाश है, एक तो ये वाला पाश है, एक ये वाला पाश है और एक बड़ा वाला पाश है। तो तीनों में से कोई एक पाश लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो इसमें हमेशा द्वितीय नियम तभी लगा पाएंगे जब उसमें प्रथम नियम से धारा का विभाजन करेंगे। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, द्वितीय नियम तभी लगेगा जब प्रथम नियम उसमें लगा देंगे। तो पहले प्रथम नियम लगाते हैं इस चित्र में। देखो ये सेल है तो ये धारा निकालेगा I1, ये भी सेल है तो ये भी धारा निकालेगा I2। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये I1 आया इस बिंदु पर और इस बिंदु पर I2 आया। तो अगर I1 प्लस I2 आ रहा है तो नियम से क्या होगा, I1 प्लस I2 जाना भी चाहिए, क्योंकि संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का योग भी 0 होना चाहिए। तो ये हो गई कहानी बेटा। तो अब लूप ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ए एफ सी बी ए में लूप कौन सा लिया है, ए से शुरू किया है ऐसे। तो अब आपको चलने का तरीका यही है, कहां कहां पे रुकना है, कहां कहां पे ध्यान देना है बेटा। जहां जहां पे प्रतिरोध मिल जाए या जहां जहां पे सेल मिल जाए वहीं रुकना है, बाकी सीधे निकल जाना है। कहां कहां रुकना है, जहां जहां प्रतिरोध मिल जाए, जहां जहां सेल मिल जाए वहां पे रुको, क्योंकि ये देखिए 2 नियम है, एक प्रतिरोध के लिए एक सेल के लिए है। तो देखिएगा ए से एफ में कुछ मिला क्या, नहीं मिला। अब उसके बाद हम लोग एफ से सी की ओर बढ़े, तो एफ से सी की ओर पहले तो हमको मिला E2। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा और, कि जैसे ये I2 यहां पे तुमको दिखा तो इस पूरे एक तार में I2 इधर ही होगा। I1 इधर दिखा तो ये I1 यहां से यहां तक ऐसा ही है। I1 प्लस I2 दिखा तो I1 प्लस I2 पूरे तार में यहां से यहां तक है। ठीक, तो इसमें फ्यूजन ना हो, ये पूरा यहां से यहां तक कितनी धारा बह रही है, I1। इस पूरे तार में कितनी धारा बह रही है बेटा, I2। और इस पूरे तार में कितनी धारा बह रही है, I1 प्लस I2। किरचॉफ का नियम बेटा, एक कष्ट करना, किरचॉफ का नियम एक ही टीचर की वीडियो देखना। अगर किरचॉफ का नियम 2 टीचर की वीडियो देखेंगे तो पक्का इतने भयंकर कंफ्यूज होंगे, ना एक से सीख पाएंगे ना दूसरे से सीख पाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ सिंगल टीचर से आप देखिए, क्योंकि दोनों लोगों के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। देखिए जैसे अभी हमने वोल्टेज से ही 2 परिभाषा बोली थी, तो कुछ लोग पहली परिभाषा से सिखाते हैं, कुछ लोग दूसरी परिभाषा से। सही दोनों है, लेकिन जो एक्चुअल लॉ है वो किरचॉफ ने, हमने जो बताया ये वाला, कि हम लोग ये वाला यूज करेंगे, सिग्मा बी इक्वल 0, सिग्मा ई इक्वल सिग्मा आई आर, ये वाला हम लोग नहीं यूज करेंगे। ये इसे सिग्मा वी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसे मॉडिफाइड कर दिया गया। तो एक्चुअल फॉर्म पे हम लोग चलेंगे, ये मॉडिफाइड वाले से नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा, ए से एफ में कोई नहीं मिला। एक सुविधा चाहे तो कर सकते हैं, जहां जहां प्रतिरोध लिखे वहां वहां धारा दिखा दीजिए। ये I1 प्लस I2 ऐसे आया तो प्रतिरोध के ऊपर से क्या गुजरेगा, I1 प्लस I2 यही गुजरेगा इस प्रतिरोध के पास। अच्छा इस पूरे तार में कौन सी धारा है, I2, तो इस प्रतिरोध के पास से कौन सी गुजरेगी, I2। चिन्ह वही रहेगा, अगर इधर आ रही है तो इधर। अच्छा अगर ये इस तार में I1 आ रही है तो यहां भी कौन सी धारा आएगी, I1। ठीक, तो अब देखिएगा A से F में कोई नहीं मिला। अब F से C में पहले एक बैटरी मिली है, फिर एक प्रतिरोध मिला है। तो पहले बैटरी
एफ से आप जा रहे हो सी की ओर, तो कौन सा प्लेट पहले पड़ा, उच्च फिर निम्न। तो पहले उच्च फिर निम्न, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं उच्च से निम्न की ओर, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस E2। अब उसके बाद आप सेल क्रॉस कर गए, यहां पहुंचे बेटा, धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो धारा जिधर आ रही होती है अगर हम उसके विपरीत जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो हम इधर जा रहे हैं एफ से सी की ओर, धारा इधर आ रही है, तो I2R2 माइनस I2R2। अब सी से बी तक पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं है। अब बी से ए की ओर मूव करिए, तो बी से जब आगे बढ़े तो I1R1, देखिए धारा भी इधर ही आ रही है, आप भी इधर ही आ रहे हो, तो प्लस I1R1। और फिर अब ये देखिए सेल पड़ गया, दो ही जगह रुकना है, एक प्रतिरोध पे रुकना है, एक सेल पे रुकना है। तो निम्न से उच्च की ओर आ रहे हैं, तो माइनस E1 बराबर 0, ए तक आ गए। धारा को नहीं देखना है बेटा, धारा को देखना है प्रतिरोध के साथ, बस कितनी धारा है, तो उसका चिन्ह लेने में सहूलियत मिलेगी प्रतिरोध की। नहीं कुछ लोग कहेंगे सर यहां धारा देखी, तो यहां धारा नहीं लिखे, धारा नहीं लिखेंगे बेटा, V इक्वल्स IR, तो V लिख रहे हैं, ये भी वोल्टता है, देखो EMF भी वोल्टता है, I2R2 V बराबर IR होता है ना, तो ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है। तो यही तो हमने कहा समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है, तो वही हमने शून्य कर दिया। ओके, अब आप एक और आप करो, जल्दी से आप ट्राई करो। FCDE में लूप FC, इधर से हम ऐसे जाएंगे इस बार, चलो FCDEF में ट्राई करो जल्दी से बेटा, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो। F से C की ओर बढ़ो, एक E2 मिलेगा, एक R2 मिलेगा, चिन्ह अपने मन से बताओ जल्दी से। फिर C से D में कोई नहीं मिलेगा, D से E में एक प्रतिरोध मिला, E से F में कोई नहीं मिला। धारा को नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं टेंशन ले लो। चलो जल्दी से लिखो वीडियो पॉज करके, अगर आपने लिख लिया हो तो देखने का कष्ट करें। F से C की ओर मूव करिए, तो ये उच्च से निम्न, तो प्लस E2। फिर यहां हम लोग इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो माइनस I2R2। फिर C से D में कोई नहीं मिला, D से E पे आइए, धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर से D से E की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस धारा V इक्वल्स IR, तो धारा I1 प्लस I2 है, इंटू प्रतिरोध कितना है R3। अब E से F में पहुंच गए, मतलब वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, तो इक्वल 0। तो ऐसे समीकरण बना है बेटा। अब आप खुद से ये समीकरण बनाने की कोशिश करो, ये बड़े वाले लूप में, ये देखिए बड़े वाले लूप में ऐसे चल रहे हैं, AEDBA में, इस लूप में जल्दी से चलो बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर लिखो खुद से, तभी आएगा बेटा जब आप खुद से करेंगे, हमारा देख देख के करेंगे नहीं सीख पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। चलो A से E में कुछ नहीं मिला, कुछ लोग कहेंगे अरे सर धारा मिली, सर धारा का कंसिडरेशन नहीं करना है ना बेटा, प्रतिरोध का करना है और बैटरी का करना है या सेल का। तो A से E में कुछ नहीं मिला, E से D में एक प्रतिरोध मिला, उसके साथ धारा देख लो, तो प्रतिरोध इधर ही हम लोग भी जा रहे हैं और इधर ही धारा भी जा रही है, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, ये प्लस होगा, यहां प्लस है, कुछ ना लिखने का मतलब प्लस। अब D से B तक गए, कुछ नहीं मिला, B से A की ओर बढ़िए, तो B से A में जैसे आगे बढ़े एक प्रतिरोध मिल गया, तो प्रतिरोध का धारा से गुणा करिए, तो यहां उसी दिशा में हम लोग भी जा रहे हैं और उसी दिशा में धारा भी जा रही है, तो प्लस I1R1। अब उसके बाद हम लोग किधर से आ रहे हैं, इधर से इधर, निम्न प्लेट से उच्च प्लेट की ओर, तो ऋणात्मक, तो माइनस E1 बराबर 0। तो ये तीसरा समीकरण। तो समीकरण बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अच्छे से, अगर ये रूल आपने सीख लिया तो किरचॉफ से, ये पूरा चैप्टर किरचॉफ पे ही बेस्ड है, मैक्सिमम पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन फिर उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट का पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैक्सिमम पोर्शन आप किरचॉफ का सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और, जैसे इसमें हमने लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन देखा था बेटा, तो इसमें क्या हुआ था कि हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर की हुई थी। ये θ1 है और ये θ2 है लेंथ। तो इसमें आप देखिए tan थीटा अगर इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए, इस वाली लाइन के लिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, I/V होगा। इसके लिए भी वही होगा, I/V। तो ये θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। त्रिभुज कहां से भी बना लें, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan थीटा इक्वल्स I/V और I/V किसके इक्वल होगा, 1/r के इक्वल होगा। तो ये कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स 1/r। तो जो tan थीटा है व्युत्क्रमानुपाती r, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर थीटा ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। थीटा किसका ज्यादा है बेटा, इसका R1 का प्रतिरोध ज्यादा होगा। थीटा किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो थीटा किसका ज्यादा है, R1 का, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ऐसे देख लीजिए, θ1 ग्रेटर देन θ2, तो जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो R1 लेस देन R2। अगर R समानुपाती T होता है तो T1 लेस देन T2। ये आप देख लीजिएगा, इसको फिर से समझ लीजिएगा। जैसे tan थीटा व्युत्क्रमानुपाती R आया, कैसे आया, tan थीटा लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब कितना है I, आधार कितना है V। तो tan थीटा इक्वल्स I/V और V बाई I बराबर R होता है, V/I इक्वल्स R। तो यहाँ I/V है तो 1/R हो जाएगा बेटा। तो tan थीटा बराबर 1/R, तो ऐसे कह सकते हैं tan थीटा व्युत्क्रमानुपाती R होगा। तो θ1 ग्रेटर देन θ2, अगर थीटा ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो θ1 अगर ग्रेटर है तो प्रतिरोध लेसर होगा, अगर प्रतिरोध लेसर है तो ताप भी लेसर होगा कंपैरिजन विद R2 एंड T2। तो ये आपका ये रिलेशन है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ओके, थैंक यू।